वक्फ की संपत्तियों पर सरकारी नोटिस। संपत्ति पर हक साबित कीजिए वरना सरकार करेगी टेक ओवर। ऐसा लगता है कि दिल्ली में वक्फ बोर्ड की 123 संपत्तियों को टेक ओवर करने की तैयारी केंद्र सरकार ने कर ली है। ये वो संपत्तियां हैं जिन पर पहले सरकार का ही मालिकाना हक हुआ करता था, लेकिन यूपीए के कार्यकाल के दौरान ये संपत्तियां वक्फ को सौंप दी गईं। अब सरकार ने इनका एक सर्वे शुरू किया है और नोटिस देकर वक्फ बोर्ड से कहा है कि जरूरी दस्तावेज दिखाकर इन पर वक्फ का अधिकार साबित करें। इनमें संसद मार्ग पर स्थित वो जामा मस्जिद भी है जिसमें कभी संसद सत्र के दौरान तमाम वीवीआईपीज नमाज पढ़ने आया करते थे। आम जुबान में इसे पार्लियामेंट मस्जिद और वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड में इसे जामा मस्जिद नई दिल्ली के नाम से जाना जाता है। ये मस्जिद नए संसद भवन के ठीक सामने है। दोनों के बीच सिर्फ एक सड़क है। कहा जाता है कि ये मस्जिद करीब 300 साल पुरानी है। इस मस्जिद के निर्माण की ठीक तारीख क्या है, इसका निर्माण किसने कराया, इसके पुख्ता प्रमाण नहीं है। आजादी से पहले इस मस्जिद को मस्जिद ऑफ काउंसिल हाउस के नाम से जाना जाता था। आजादी के बाद मस्जिद ऑफ पार्लियामेंट हाउस के नाम से जाना जाने लगा। लेकिन अब ये मस्जिद दिल्ली की उन 123 संपत्तियों में शामिल है जिनका टेक ओवर करने के लिए केंद्र सरकार के शहरी विकास मंत्रालय ने सर्वे शुरू कराए हैं और नोटिस देने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। राजनीति करना चाहती है। 2024 का चुनाव वो करीब है, तब भारतीय जनता पार्टी का जामा मस्जिद को वक्फ संपत्ति से वापस लेने का जो निर्णय है वो राजनीतिक निर्णय है। भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद भजन कीर्तन अजान लफ्ज जिहाद हिजाब नकाब मदरसा इन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन जनता वो बेरोजगारी और महंगाई पे सवाल पूछ रही है। तो ये कोई नया मसला नहीं है, बल्कि ये बहुत पुराना मुद्दा है और हमेशा ये उछलता रहा है। अब इसको देखना है वक्फ बोर्ड दिल्ली को कि किस तरीके से वो संपत्तियां सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आती हैं, ये देखने का काम वक्फ बोर्ड दिल्ली का है। सेंट्रल दिल्ली की जो जामा मस्जिद है उसके इमाम मोहिबुल्लाह साहब हमारे साथ हैं। मोहिबुल्लाह साहब, नोटिस दिया गया है कि ये जो मस्जिद है, जो जामा मस्जिद है, ये वक्फ बोर्ड के अंतर्गत नहीं आती और शहरी विकास मंत्रालय का ये नोटिस आया, क्या है उसमें? हाँ जी, आया था, नोटिस लगाया और सर्वे हुआ, इंस्पेक्शन के लिए था जी किया। तो सर्वे करने आए थे यहाँ? जी हो चुका सर। अच्छा जी, तो क्या मिला उनको, उनसे बात हुई? नहीं, कुछ मिलने के लिए थोड़ी आया था, वो तो दिल्ली हाई कोर्ट का था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कहा था कि भाई 2 मैन कमेटी ने वन साइड जो है एक्सपर्टी जो है फैसला दिया है और वक्फ बोर्ड ने उसको चैलेंज किया था, तो कोर्ट ने कहा ठीक है आप जाकर के वहां पर इंस्पेक्शन कर सकते हैं, ज्वाइंट इंस्पेक्शन वक्फ बोर्ड के साथ में, लेकिन इस शर्त पर कि वहां पर जो इबादत का काम हो रहा हो या जो इस वक्त वाई यूजर जिसमें जो भी वहां पर मजहब की चीजें चल रही हैं उनको डिस्टर्ब ना करें। तो उन्होंने अपना काम किया। हालांकि मस्जिद के इमाम इसका इतिहास बताते हुए कहते हैं कि जब इस मस्जिद को वक्फ को सौंपा गया तो कहा गया कि ये चुनाव से पहले लिया गया फैसला है, लेकिन अब इस सरकार को भी करीब 10 साल होने को आए हैं और अब मस्जिद के टेक ओवर की बात को क्या माना जाए। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने दिल्ली वक्फ बोर्ड को 123 संपत्तियों को वापस देने के लिए नोटिस जारी कर दिया है, जिसमें से एक संपत्ति ये दिल्ली जो सेंट्रल दिल्ली की जामा मस्जिद है वो ये भी है। पहले आजादी से पहले इस मस्जिद को काउंसिल हाउस की मस्जिद कहा जाता था और आजादी के बाद पार्लियामेंट हाउस की मस्जिद के नाम से भी इसको जाना जाता है। फिलहाल जो नोटिस दिया गया उसमें साफ तौर पर दिल्ली वक्फ बोर्ड को कहा गया कि आखिरकार इन संपत्तियों को उनको क्यों दिया जाए, इसके लिए उन्हें कागज पेश करने के लिए कहा गया है। हालांकि यहाँ के इमाम के मुताबिक यहाँ सर्वे वाली टीम आ चुकी है, जो हाईकोर्ट का ऑर्डर था, सर्वे वाली टीम अपना सर्वे करके जा चुकी है। अब फैसला कोर्ट के पाले में, क्योंकि कोर्ट में मामला चल रहा है, लेकिन मंत्रालय अपना काम आगे ले जा चुका है और उसने नोटिस जारी करके इन सबसे जवाब मांगा है। कैमरामैन जयपाल रावत के साथ यतेश शर्मा, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया। वक्फ कानून के तहत अगर वक्फ बोर्ड को किसी भी वजह से ऐसा लगता है कि ट्रस्ट या सोसाइटी के नाम पर रजिस्टर्ड जमीन उसकी है तो वो उस पर भी अपना दावा कर सकता है, किसी भी जमीन पर और किसी की भी जमीन पर, और उसे वक्फ की जमीन बता सकता है। इस तरह से वक्फ बोर्ड के पास आज की तारीख में 8 लाख एकड़ से ज्यादा की जमीन हो चुकी है, जिस पर दिल्ली जैसे 2.5 और मुंबई जैसे 5 शहर बसाए जा सकते हैं। अब आपको लगेगा जो दावा कर रहा है वो साबित कर दें कि वो उसकी जमीन या संपत्ति है, होना भी यही चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जिसकी जमीन है उस पर मालिकाना हक साबित करने की जिम्मेदारी भी उसी की होगी, और अगर उसने 1 साल के अंदर ये साबित नहीं किया या उसे पता ही नहीं लगा कि जमीन पर वक्फ अपना दावा कर चुका है
और दावे को गलत साबित करने की समय सीमा भी निकल चुकी है, तो फिर जमीन वक्फ को मिल जाएगी। और अगर इसका विरोध भी करना है तो आप सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, बल्कि आपको जाना भी वक्फ बोर्ड ट्राइब्यूनल में होगा, जिसमें इस्लाम के जानकार बैठे होंगे और वो तय करेंगे कि जमीन आपको मिलेगी या नहीं। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे पिछली सरकारों ने तुष्टीकरण के लिए वक्फ बोर्ड को सिर्फ शक्तिशाली नहीं बल्कि इतना महाशक्तिशाली बना दिया कि वक्फ बोर्ड कुछ लोगों को मजहबी बोर्ड से ज्यादा भू माफिया लगने लगा। लेकिन पहले आपको इसी साल आए एक मामले के बारे में बताते हैं, जिससे आपको पता लग जाएगा कि वक्फ बोर्ड को भंग करने की या फिर इसके मुकाबले सनातन बोर्ड बनाने की मांग आखिर क्यों उठती रही है। इसी साल फरवरी में तमिलनाडु के रानीपेट जिले के वेपुर गांव की 57 एकड़ जमीन पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा कर दिया था और इसमें से 3 एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड ने अपने कब्जे में भी ले ली थी। ये जमीनें यहाँ रहने वाले लोगों ने 1980 के दशक में ली थी और उनके पास 1952 से इस जमीन के सारे रिकॉर्ड्स भी मौजूद हैं। लेकिन एक दिन अचानक वक्फ बोर्ड ने इन जमीनों पर अपना दावा ठोक दिया। जिस व्यक्ति की ये जमीन है उसने स्थानीय प्रशासन को कई चिट्ठियां लिखी, शिकायत दर्ज कराई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसी तरह एक व्यक्ति की 3.5 एकड़ जमीन तो तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने अपने कब्जे में ले भी ली। इसी जमीन पर करीब 30 परिवार रहते हैं और ज्यादातर जमीन कृषि की जमीन है, लेकिन इन 30 परिवारों को जमीन पर अपना अधिकार साबित करने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है। तमिलनाडु के वक्फ बोर्ड द्वारा आम लोगों की जमीनों पर दावे का ये पहला मामला नहीं था। पिछले साल सितंबर में तिरुचेंदुराई में 1.5 एकड़ जमीन पर नहीं बल्कि 6 गांवों पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोक दिया था। त्रिची में भी हजारों एकड़ जमीन पर वक्फ अपना दावा कर चुका है। तिरुचेंदुराई में 6 गांव पर वक्फ के दावे के बाद लोगों के जमीन बेचने खरीदने तक पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन मीडिया में खबर आने के बाद ये फैसला वापस लिया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि सेना और रेलवे के बाद भारत में वक्फ बोर्ड के पास सबसे ज्यादा जमीनें और संपत्तियां हैं। वक्फ अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है खुदा के नाम पर दान की गई संपत्ति या वस्तु। हालांकि कुरान में वक्फ का कोई सीधा जिक्र नहीं मिलता, लेकिन इसका वर्णन हदीस में है। माना जाता है कि वक्फ की शुरुआत पैगंबर मोहम्मद साहब के जमाने में हुई थी और तब पहली बार खजूर के 600 गुच्छे गरीबों को दान दिए गए थे। लेकिन खजूर के गुच्छों से शुरू हुई बात आज जमीनों पर कब्जे के आरोपों तक पहुंच चुकी है। माना जाता है कि भारत में इसकी शुरुआत 14वीं शताब्दी में हुई थी। भारत में खिलजी और तुगलक सल्तनत के सैन्य कमांडर रहे अयनुल मुल्क ने अपनी किताब इंशाए मेहरू में लिखा था कि मोहम्मद गौरी ने मुल्तान के पूरे 2 गांव जामा मस्जिद को सौंप दिए थे। ये भारत में वक्फ का पहला या कहे शुरुआती मामला था। भारत में वक्फ बोर्ड पहली बार साल 1923 में अस्तित्व में आया, जब देश पर अंग्रेजों का शासन था। उस समय इसका मकसद सिर्फ ये था कि उन जमीनों की देखभाल की जाए जो जमीनें लोगों ने अल्लाह और मजहब के नाम पर दान की है। लेकिन भारत की आजादी के सिर्फ 8 वर्षों के बाद साल 1954 में देश की संसद ने एक वक्फ एक्ट पास किया और इसके बाद 1995 में इसमें कुछ और प्रावधान शामिल करके वक्फ बोर्ड की ताकत बढ़ाई गई। दोनों ही समय देश में कांग्रेस की सरकार थी। 1954 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और 1995 में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। इसके बाद यूपीए की सरकार के दौरान 2014 के चुनाव से ऐन पहले इसमें कुछ और बदलाव किए गए और इन बदलावों के साथ वक्फ बोर्ड को महाशक्तिशाली बना दिया गया। इतना शक्तिशाली कि जमीनों पर वक्फ बोर्ड के फैसले लगभग आखिरी फैसले साबित होने लगे। वक्फ एक्ट के सेक्शन 8 के मुताबिक वक्फ जिस जमीन का सर्वे कराएगा उसका खर्चा राज्य सरकार उठाएगी। यानी बोर्ड किसी भी जमीन पर दावा कर सकता है, उसका सर्वे कराने का आदेश दे सकता है और सर्वे का खर्चा भी सरकार की जेब से जाएगा। अब सरकार के पास पैसा कहां से आता है? आपकी और हमारी जेब से, जो हम सरकार को टैक्स के रूप में देते हैं। लेकिन वक्फ बोर्ड के सर्वे का खर्च भी आप और हम उठाएंगे। यानी वक्फ की कथित जमीन पर सर्वे के लिए पैसा भी आपकी और हमारी जेब से जाएगा। जानकारों के मुताबिक ये सीधे सीधे संविधान के अनुच्छेद 27 का उल्लंघन है, क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 27 कहता है कि लोगों को किसी भी धर्म के नाम पर टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। वक्फ कानून का सेक्शन 40/3 कहता है अगर वक्फ को किसी भी वजह से लगता है कि किसी सोसाइटी या ट्रस्ट पर वक्फ का हक बनता है तो बोर्ड उस संपत्ति की जांच करा सकता है और उसे अपने कब्जे में ले सकता है। अब ये ट्रस्ट, सोसाइटी या व्यक्ति को साबित करना होगा कि बोर्ड का दावा गलत है, वो भी 1 साल के अंदर। अगर ऐसा नहीं होता तो जमीन वक्फ की हो जाएगी।
वक्फ एक्ट के सेक्शन 54 के मुताबिक अगर बोर्ड को लगता है कि उसकी किसी संपत्ति पर अतिक्रमण कर लिया गया है तो वो सरकार को ये अतिक्रमण हटाने के लिए कह सकता है।